हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारी करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज है। ऑलरेडी इसमें हमने दिसंबर माह के पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा दिसंबर माह का पार्ट 2 है, अर्थात इसमें हम 11 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक की करंट अफेयर्स की घटनाओं का काफ़ी अच्छे तरीके से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 8 है। इसके अंतर्गत आज हम दिसंबर 11 से लेके 20 तक की करंट अफेयर्स की घटनाओं को काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस पार्ट में दिसंबर 1 से लेके 10 तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही अपने प्रीवियस डे 7 तक में हमने मई से लेके दिसंबर माह के प्रथम पार्ट तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। कि उम्मीद है आप में से कई सारे बच्चों ने इन क्लासेस को देखा होगा, और साथ ही आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार यूपीएससी के प्रीलिम में करंट अफेयर्स से संबद्ध किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन हमें समझना चाहिए, और किन क्वेश्चन को याद करना है और किन को अवॉइड करना है। हम अपनी आज की क्लासेस की शुरुआत करें इससे पहले वो बच्चे जो पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक प्रीलिम नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम आपको 10 सीरीज कंप्लीट कराते हैं। उन 10 सीरीज में हमारी 5 सीरीज के अंतर्गत हम बेसिक पढ़ाते हैं, और 5 सीरीज में हम उन्हीं सबको क्विक रिवीजन कराते हैं। क्विक रिवीजन की सीरीजेस हमारी 1 मई से स्टार्ट होंगी, और बाकी जो प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज जो चल रही है, इसके अंतर्गत हम आपको लगभग 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीएस के टॉपिक को कवर कराते हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने साइंस टेक कवर करा दी है, मेडवेल इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन को कंप्लीट कराया है, इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन को, और साथ ही आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस को कंप्लीट कराने की कोशिश की है। बाकी क्लासेस ऑलरेडी उसमें चल रही हैं, तो वो जल्द से जल्द और पब्लिश होंगी। रही बात करंट अफेयर्स में, तो आपको अच्छे से पता है कि हमने इसमें मई से लेकर दिसंबर तक करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज रूप में डिस्कस किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। प्रीलिम्स बैक ईयर में हम आपको ये बताते हैं कि कैसे विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों को ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से एग्ज़ाम हॉल में जाकर अगर आपको बिना नॉलेज है, उस टॉपिक से संबद्ध कोई भी जानकारी नहीं है, फिर भी आप उस क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन को देखकर एलिमिनेट कर सकते हैं, इन एलिमिनेशन के ट्रिक्स को हम डेवलप करते हैं। रही बात सीसैट में, तो इसमें हम आपको न केवल रीजनिंग के पोर्शन को कंप्लीट कराते हैं, बल्कि आपको कॉम्प्रीहेंशन से लेकर मैथ की क्लासेस को भी कंप्लीट कराते हैं। उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे, और ये सारी चीज़ें हमारी पूरी निःशुल्क होती हैं। इसके अलावा हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर नित्य लगभग 80+ से भी ज़्यादा MCQ प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ पे कई प्रकार की मैपिंग प्रोवाइड कराते हैं, इंपॉर्टेंट बॉडीज़ को शेयर करते हैं, और साथ ही हम वहाँ पे आपको मोटिवेशनल से संबंधित कुछ वीडियोस क्लिप भी प्रोवाइड कराते हैं। उम्मीद है कि आप वो सारी चीज़ें देख रहे होंगे, और अगर नहीं देख रहे तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम के लिंक की मदद से जुड़कर उन सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। रही बात इनकी PDF की, तो ये सारी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर इनको अवेल कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको वहाँ नहीं मिलती है, तो आप वहाँ पे हमें एक टेक्स्ट मैसेज करें, हम आपको वो PDF फिर से प्रोवाइड करा देंगे पर्सनली आपके अकाउंट में। क्लियर? कारण ये है कि क्योंकि एक दिन में हम आपको लगभग 80 से 100 वीडियोस के आसपास या 100 मैसेज आपको सेंड करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि PDF उसी में छिप जाती है। तो हो सकता है कि आप अगर 3 दिन बाद लेट जुड़ेंगे, तो आपको वहाँ पे 540 से भी ज़्यादा मैसेज को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप जिसकी भी बताएंगे, प्रीवियस बताएंगे, हम आपको सारी PDF प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर? तो हम देखते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे वैसे पूछेगा नहीं कि PM वाणी स्कीम क्या है, आपसे पूछेगा नहीं, बट आपको बस पता होना चाहिए कि PM वाणी का मतलब है PM वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। नाम से ही समझ में आ गया है कि ये वाईफाई के एक्सेस से संबंधित एक कोई स्कीम है, तो आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर बात आती है इसमें हमारा अगला आर्टिकल अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नहीं पढ़ना है। फिर हमारा अगला आर्टिकल है मोलनूपायरेवियर। ये क्या है? ये एक एंटीवायरल ड्रग है।
आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मोलनूपाइराविर क्या है, एक एंटीवायरल ड्रग है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। किसके लिए उपयोग किया जाता है, किसके लिए उपयोग नहीं किया जाता है, आपसे नहीं पूछेगा, तो आपको इतनी चीज़ें नहीं याद रखनी है। फिर बात आती है लक्षद्वीप की। ऑलरेडी हमने लक्षद्वीप के संदर्भ में काफ़ी सारे टॉपिक को कवर किया है और कई बार इसे कवर किया है, बट हम आपको इसको फिर से बता देते हैं और आपको मैप के माध्यम से दिखा भी देंगे। और एक और अच्छी चीज़ है कि हमने इसका मैपिंग जूमिंग के माध्यम से पिक्चर्स अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की है, तो आप वहाँ से भी इसको अवेल कर सकते हैं। 11 द्वीपों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। कावारत्ती, कालपेनी, अगाती, अमीनी, एंड्रोथ, मिनिकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेटलेट्स, किल्टन, करंदक। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि किल्टन, करंदक, चेटलेट्स, बंगाराम, अगाती, अमीनी, कालापानी या कावारत्ती ये कहाँ के आइलैंड हैं, तो आप बता देंगे लक्षद्वीप के हैं। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं लोकेशन। ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारा भारत के वेस्टर्न साइड्स में हैं ये आपके छोटे छोटे आइलैंड जो कि लक्षद्वीप के पार्ट हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए चेटलेट आपको मिला, बित्रा आपको मिला, अगाती मिला, बंगाराम मिला, कावारत्ती मिला, एंड्रोथ मिला, किल्टन मिला, क्लियर, करंदक मिला। तो आप समझ गए कि वास्तव में यही सारे आइलैंडों की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा। फिर बात आती है इसके आगे आपको ये कुछ नहीं पढ़ना है, BSNL वगैरह का आपसे नहीं पूछेगा। कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न क्या है आपको नहीं पढ़ना है। एमिशन गैप रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमिशन गैप रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, तो UNEP के द्वारा पब्लिश की जाती है, UNEP, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे देगा UNDP, ठीक है। UNDP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, ठीक है, और UNEP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, क्लियर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातें एनवायरनमेंट ही करेगा, ठीक। एमिशन गैप का मतलब होता है कि 100 में से 80 पूरा किया, शेष 20 को पूरा करना है। सपोज़ कीजिए कि अगर हमने ये कहा है कि 100 यूनिट यहाँ से कार्बन एमिट होता है और 100 की जगह पे वहाँ अभी 80 ही हुआ है, तो पता चला कि अभी 20 वहाँ पे बाकी है एमिट होना, क्लियर। इसको बोलते हैं एमिशन। हालांकि आपसे ये तो नहीं पूछेगा। अब इम्पॉर्टेंट है कि UNEP के द्वारा अन्य रिपोर्ट कौन सी पब्लिश की जाती हैं, उस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो आप ये 4 रिपोर्ट और देख सकते हैं जिसमें एमिशन गैप तो आपको पता ही है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए, फ्रंटियर्स रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए, इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लेनेट। हालांकि आपसे 3-4 पे तो नहीं पूछेगा, इम्पॉर्टेंट बस आपकी यही 2 रिपोर्ट हैं, ठीक है। तो आप केवल इन्हीं 2 रिपोर्टों पर फोकस करिए, बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर बात आती है कि कितने मेजर्स को अपनाता है, आपसे ये कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, ये ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि UNEP के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। तो एक तो है बीट पोल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एंड वाइल्ड फॉर लाइफ, क्लियर। तो ये इनिशिएटिव हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं बट पता होना चाहिए, क्लियर। अगला देखते हैं क्या है। अगला है हमारा UN पॉपुलेशन अवार्ड। UN पॉपुलेशन अवार्ड आपसे तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, इसलिए आपको इसे याद नहीं रखना है। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर वो यहाँ पे दिख जाता है तो हम आपको बता देंगे। हालांकि इसमें नहीं दिया है तो आपको नहीं पढ़ना है। मैंने सोचा शायद इसमें हाँ ये दे दिया है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। आपसे ये ज़रूर पूछ सकता है कि इसे कौन जारी करता है, तो इसे UNFPA के द्वारा जारी किया जाता है। नाम से ही समझ में आ जाएगा कि यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन फॉर पॉपुलेशन के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको ये भी नहीं याद रखना है, देखते ही आप समझ जाओगे। बेटर देन कैश अलायंस क्या है, ठीक है। आपसे वैसे पूछेगा नहीं बट आपको देख लेना है कि बेटर देन कैश अलायंस है, भारत व UN बेस्ड बेटर देन कैश अलायंस ऑर्गेनाइज किया था, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा बेटर देन कैश अलायंस का संबंध है डिजिटल पेमेंट से, नाम से ही जान जाओगे कैश अलायंस की बात कर रहा है, ठीक है। ये पार्टनरशिप है गवर्नमेंट, कंपनी व इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, ताकि फिनटेक सोल्यूशन निकाल सके। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब वित्त की फील्ड में टेक्नोलॉजी का किस तरीके से उपयोग किया जाए, उसको बोलते हैं फिनटेक, क्लियर। ताकि डिजिटल पेमेंट सेफ रहे व हर व्यक्ति तक पहुँचाई जा सके। आपसे नहीं पूछेगा, कई सारी संस्थाएँ ये कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर आता है
कोयलवार ब्रिज, यूपीएससी देखो ऐसे क्वेश्चन कतई नहीं पूछती है कि कोयलवार ब्रिज कहाँ पे है, लखवार प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ठीक है, या आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि आप ये बताइए कि फलाना एयरपोर्ट कहाँ पे है, ठीक है, पासी घाट कहाँ पे, कुछ नहीं पूछता है। ऐसे क्वेश्चन एनडीए एसएससी रेलवे वालों के लिए होते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं याद रखना है। हाँ, विंध्य और सतपुड़ा रेंज ये आपको याद रखना है, और ये हमने ऑलरेडी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में भी पढ़ाया है, और साथ ही अपने टेलीग्राम चैनल पर भी नित्य आपको जो पिक्चर्स शेयर करते हैं वहाँ पे बताते हैं कि क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण, पहले विंध्य आती है, फिर सतपुड़ा आती है, क्लियर, और फिर अजंता आती है, तो वो बस आपको याद रखना है। ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा किस चीज़ की प्रजाति है, नहीं पढ़ना है आपको। ह्यूमन राइट्स डे, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, एनएचआरसी द्वारा सेलिब्रेट किया गया, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा 10 दिसंबर 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ लिया है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से संबंध, और ना केवल एक बार पूछा है बल्कि 2 बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, एक तो 2020 में पूछा है और एक 2014 में पूछा है। तो आपसे अब इस साल पूछे मुश्किल है, हालांकि मेंस में ज़रूर पूछ सकता है, बट आपसे 2022 में ज़रूर पूछेगा, क्लियर। तो वहाँ पे तो फिर हम अपना 1 अक्टूबर से तो शुरू ही करेंगे और 19 नवंबर से, तो वहाँ पे हम तब पढ़ाएंगे आपको 2022 के हिसाब से तैयारी, ठीक है। थीम क्या है इस वर्ष की, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। इम्पॉर्टेंट है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, 1993 में इसको गठित किया गया, स्टेचुरी संगठन है, सिंपल सी बात है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के तहत गठन हुआ है, तो स्टेचुरी बॉडी होगी ही। हेडक्वार्टर इसकी न्यू दिल्ली में है। बाकी आपको इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये एक चेयरपर्सन होता है, 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं बस, ठीक है, बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है, यानी कि टोटल 5 मेंबर होते हैं। इंडियन वर्क प्लेस इक्विटी इंडेक्स आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, ये क्या है आपको नहीं पढ़ना है। प्लाज्मोडियम ओवाले क्या है, ये एक पैरासाइट का प्रकार है जो मलेरिया को फैलाता है। अच्छे से आपको पता है कि मलेरिया पैरासाइट से ही फैलता है, प्लाज्मोडियम नाम से, क्लियर। ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, वैसे तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ज़्यादा खतरनाक होता है। 5 तरीके के मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं, ऑलरेडी हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ ही लिया था। प्लाज्मोडियम फ्लैसीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेराई, प्लाज्मोडियम ओवेले, नोलेशी, आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोरोक्विन ड्रग का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रही क्लोरोक्विन ड्रग का उपयोग किस में किया जाता है, तो मलेरिया के इलाज में। और आपने एक और चीज़ पढ़ी थी, रोटा वायरस, वो किससे संबंधित है, डायरिया के इलाज से, ठीक है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। फिर बात आती है 7वीं अनुसूची। यूपीएससी प्रतिवर्ष 1 या 2 अनुसूची पे क्वेश्चन पूछती है, तो हालांकि जब हम इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट अनुसूचियाँ आपको बता देंगे 12 की 12, बट यहाँ पे आप एक बार देख लो, 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं, क्लियर। 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, इनसे संबंधित विषय की बात की गई है, मतलब शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल है। 11वें में पंचायतें हैं और 12वें में नगर पालिका है, क्लियर। 12 अनुसूची हैं। इसके अलावा आपको क्या है, 4थी अनुसूची में क्या, संघ राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित बातें की गई हैं। 5वें में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य जो स्टेट्स हैं उनकी बात की गई, नॉर्थ ईस्ट की। और 6ठे में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की बात की गई, क्लियर। 7वां ऑलरेडी आपको पता है। और 9वें में क्या है, आपका न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रोविजन है। तो आपको बस इतना याद रखना है। आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, आपसे ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगी। तो आपको ये चीज़ नहीं याद रखना है। फिर आता है वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ एक्जॉटिक पेट्स। एक्जॉटिक का मतलब ये होता है विदेशी, मतलब विदेशी नस्ल के जो स्पीसीज़ हैं उनका आना। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि कौन कौन से आए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको बता दिया था, ठीक है। फिर बात आती है इसमें साइट्स की। ऑलरेडी जब हम प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज अपनी पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीएमएस, साइट्स, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम कवर करेंगे, तो चिंता नहीं करना है, बट यहाँ पे करंट में है तो इसलिए बता दे रहे हैं। साइट्स क्या है, इंटरनेशनल समझौता है, 3 मार्च 1973 को, आपसे नहीं पूछेगा। यूएनईपी एडमिनिस्ट्रेशन करता है, आपसे नहीं पूछेगा। इम्पॉर्टेंट क्या है, लीगली बाइंडिंग है, अर्थात
इस पे जो लोग भी समझौता करते हैं वो बाध्यकारी होता है हर एक पर्सन को मानने के लिए। क्लियर? इंडिया इसका मेंबर है, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या इंडिया साइट्स का मेंबर है, तो हाँ इंडिया साइट्स का मेंबर है। क्लियर? बाकी आपको कुछ भी इसमें नहीं याद रखना है। तमिल पोएट सुब्रमण्यम भारती हैं कि नहीं है आपसे नहीं पूछेगा, तो आपको याद भी नहीं रखना है। ठीक है, इतना बस याद रखिए, स्वदेश मित्रम जो तमिल भाषी न्यूज़पेपर है वो वास्तव में इन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है, सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। ठीक है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। एपीवैक्स क्या है? एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी आपसे नहीं पूछेगा, आपको नहीं बताना है। फिर आता है कोवैक्स क्या है? कोवैक्स एक तरीके का अलायंस है गावी, सेपी व WHO का। ऑलरेडी हमने आपको प्रीवियस पार्ट में बता दिया है कि गावी क्या है, सेपी क्या है और WHO क्या है। इंडिपेंडेंट रूप से आपसे क्वेश्चन जितना पूछेगा वो वहाँ पे बताया है, तो यहाँ पे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है ADB। ADB 1966 में गठन हुआ। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे NDB को लेकर। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वो ब्रिक्स का है। ये ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। 68 कंट्रीज़ में मेंबर हैं, जिसमें 48 एशिया के हैं और 6 पैसिफिक के हैं। अर्थात आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि आसियान डेवलपमेंट बैंक में केवल और केवल मेंबर आसियान रीजन के हैं या एशिया रीजन के हैं, तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, तो एक बार हम आपको मनीला और फिलीपींस की लोकेशन दिखा दें। तो ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत से हम चले ईस्टर्न साइड की ओर, और ईस्टर्न साइड की ओर पहुँचे तो ये है हमारा फिलीपींस। क्लियर? फिलीपींस के ऊपर है आपका लुजोन। क्लियर? अब यहाँ पे हम आपको ये दिखाते हैं मनीला। क्लियर? तो आप ये देख सकते हैं, ये है मनीला, यहीं पे है इसका हेडक्वार्टर। बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर आता है हमारा प्रेट्स आइलैंड। इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये साउथ चाइना रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो आपसे UPSC क्वेश्चन क्या पूछेगी कि हाल ही में चर्चा में रहा पार्सल आइलैंड या प्लेट्स आइलैंड, ये सब कहाँ पे हैं? तो आपको पता होना चाहिए सब साउथ चाइना सी में आते हैं। तो एक बार हम आपको साउथ चाइना सी की लोकेशन दिखा दें। तो ये है आपकी साउथ चाइना सी की लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो पार्सल आइलैंड भी मिलेगा, स्प्रॉटली भी आपको यहीं पे मिलेगा। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं तो ये आपका देखिए पार्सल दिख रहा है, यहीं पे थोड़ी दूर पे स्प्रॉटली भी आपको मिलेगा। हालांकि हमने इसकी आपको मैपिंग भेज दी है, 3D मैपिंग भी भेज दी है, तो आप उस मैपिंग को ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार हम आपको इस आइलैंड के बारे में दिखा देते हैं। ये है आइलैंड आपका प्रेट्स या फिर डोंगासा। तो प्रेट्स आइलैंड एक बार आपको दिखा देते हैं। प्रेट्स आइलैंड शायद अगर यहाँ पे मिल जाए आपको, प्रेट्स आइलैंड एटॉल इन एशिया, ये देखिए यहाँ पे है। ये आपका या तो डोंगासा आइलैंड या फिर प्रेट्स आइलैंड। इन सज्जन को देखिए यहाँ पे, अरे सज्जन नहीं है ये, शायद सज्जनी है, पता नहीं, खैर अब देख के तो बता ही नहीं सकते हम। तो ये है प्रेट्स आइलैंड। क्लियर? तो बस इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी पढ़ना है नहीं। आपको बस ये पूछेगा सिंपल सी बात कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रेट्स आइलैंड की लोकेशन कहाँ पे। देखो UPSC ने अभी तक आइलैंड पे क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे हैं। ठीक है, तो कभी भी पूछ सकता है। ये देखो पार्सल आइलैंड मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, ये स्प्रॉटली आइलैंड अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो ये बस आपको पता होना चाहिए, आपसे यही पूछेगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी पूछने वाला नहीं है। ठीक, तो ये सब हो गया। अब चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग कहाँ पे है। क्लाइमेट एम्बिशन समिट, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा क्लाइमेट एम्बिशन समिट क्या है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे क्या, ये सब कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। आगे है आपका इलूरू इलनेस। इलूरू इलनेस क्या है? आंध्र प्रदेश गोदावरी जिले के कस्बे में उत्पत्ति हुई है। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा चक्कर आना, बेहोशी, ऐठन, कुछ नहीं पूछेगा। वेस्टर्न सहारा डिस्प्यूट, मोरक्को चौथा ऐसा कंट्री बन जाएगा जो इजराइल से साथ संबंध सुधार रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है? मोरक्को की लोकेशन। और मोरक्को की लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि UPSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए कि मोरक्को एक यहाँ का ऐसा कंट्री है अफ्रीकन रीजन का जो भूमध्य सागर से और अटलांटिक सागर से, अटलांटिक आपका ये है, कंफ्यूज नहीं होना, ये अटलांटिक है, इसके बाद आएगा पैसिफिक। ठीक,
तो मोरक्को एक ऐसा कंट्री है जो न केवल अटलांटिक से बॉर्डर टच करता है बल्कि मेडिटेरियन सी से भी बॉर्डर टच करता है और साथ ही जिब्राल्टर जल संधि के पास में पड़ता है। तो देखो ये जिब्राल्टर जल संधि की लोकेशन पे, अर्थात काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इसकी स्थिति है। ठीक है, तो आपको ये बस याद रखना है कि मोरक्को वास्तव में कहाँ पे है। ठीक, तो आपको बस इससे ज़्यादा क्या करेंगे याद करके कुछ भी। दूसरा आप एक बात बताइए कि क्या मोरक्को से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो नहीं, मोरक्को से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। कर्क रेखा वेस्टर्न सहारा, मॉरिजियाना, ठीक है, यहाँ से होकर गुजरती, माली वगैरह से, लीबिया से। मैंने ऑलरेडी इसका मैप भी आपको भेज ही दिया है, कल ही भेजा था मैंने इसका मैप, तो आप उसे देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर। देखिए होता क्या ना कि आपको जो चीज़ यहाँ पे मिलती है इससे कई गुना ज़्यादा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं। आपको लग रहा होगा तो यहाँ क्यों नहीं शेयर करते हो? तो यहाँ नहीं शेयर करते क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट के एक्शंस आ जाते हैं और फिर वही होता है ना कि हर चीज़ तो फ्री में अवेल नहीं है। इंडिया वाले इतना सब काम करते नहीं इन चीज़ों में, स्टडी के संबंध में, तो फॉर्मल सारी चीज़ें हैं और वो उस पर कॉपीराइट का क्लेम करते हैं, तो इसलिए हम उनको टेलीग्राम पर ही शेयर कर देते हैं। क्लियर? तो आप लोग जो लोग भी ना जुड़े हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक दी हुई है। फिर बात आती है कांजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए कांजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पे, असम में। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एक बार हम यहाँ पे इजराइल की तो लोकेशन दिखा दें, क्योंकि आप में से कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। तो ये है इजराइल। इजराइल की सीमा देखो लाल सागर से भी लगती है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। देखो दिखाएँ आपको, लाल सागर से, ये देखो, ये यहाँ पे देखो इतना स्पेस है, तो ये लाल सागर से इसकी सीमा टच होती है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि इजराइल की सीमा लाल सागर से नहीं टच होती है, लाल सागर से भूमध्य सागर, ठीक है, इन दोनों से इसकी सीमा टच होती है। समझ गए? फिर बात आती है क्या, कांजीरंगा अभी हमने आपको बताया, तो एक बार हम आपको कांजीरंगा यहाँ पे दिखा दें। कई सारे बच्चे क्या होते हैं, कांजीरंगा और कंचनजंगा इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। तो कांजीरंगा और कंचनजंगा में कंफ्यूज नहीं होना है। कंचनजंगा आपका सिक्किम में, कांजीरंगा आपका असम में। क्लियर? और वन हॉर्न राइनो के कारण ये काफ़ी फेमस है, ये आप देख सकते हो, वन हॉर्न राइनो। क्लियर? तो ये आपको बस इससे ज़्यादा इसमें ये देखो है, ये देखो देखो एक मिनट, ये दोनों ये वन हैंड राइनो है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या पाई जाती है, ये बफेलो, जंगली वाइल्ड बफेलो। यूपीएससी ने 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा है वाइल्ड बफेलो के बारे में, तो आपसे फिर से पूछ सकता है। और एक खास बात आप देख रहे होगे कि ये सब देवियाँ और सज्जन आप ही की तरफ देख रहे हैं कितने ध्यान से, कि सच में आप लोग मेरे बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, कितने उत्साहित हो रहा है, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी सेल्फी दे रहे हैं, तो ये सीखो इन लोगों से कि आपका कितना सम्मान करते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे कंचनजंगा, आपको दिखा दें ताकि आपके अंदर कन्फ्यूज़न ना रहे। कंचनजंगा चोटी भी है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो कंचनजंगा दे दो भाई, नेशनल पार्क कंचनजंगा, तो ये देखिए सिक्किम में है आपकी कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये चीज़ आप देख लिया, बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हमारा अगला इसमें क्या टॉपिक आता है, बिग 4 स्पीसीज़ यहीं पे हैं, राइनो है, एलिफेंट है, रॉयल बंगाल टाइगर है, एशियाटिक वाटर बफेलो है। अभी मैंने आपको दिखाया ना बफेलो को, तो आप देख लिए, बाकी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 4 नदियाँ इसे पार करती हैं, देखो गुजरती नहीं है। आपको अगर क्वेश्चन दे दे कि कांजीरंगा नेशनल पार्क से ब्रह्मपुत्र होकर गुजरती है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। पार करती हैं मतलब आगे पीछे से कहीं से भी जाती होंगी। जैसे सपोज करो कि जो यमुना है वो तो दिल्ली से होकर गुजरती है ना, बट आपसे अगर क्वेश्चन ये दे दे कि गंगा जो है वो दिल्ली से होकर जाती है, तो गलत है। दिल्ली को पार करते हुए जाती है, दिल्ली के किनारे किनारे से होकर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है डेलिमिटेशन कमीशन, आपसे बिल्कुल यहाँ पर तो नहीं पूछेगा, बट परसीमन आयोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हर हाल में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम में। क्यों? क्योंकि 2026 में, ठीक है, लोकसभा का परसीमन होना है, और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी ने नई संसद भवन बनाने का प्रयास किया है। क्यों? क्योंकि परसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी, नए सीटें अलॉट होंगी, तो इसीलिए परसीमन आयोग का गठन किया गया। और दूसरी बात यह है कि ऐसी ये एकमात्र बॉडी है जिसको हाईएस्ट पावर प्राप्त है हर चीज़ की। क्लियर? मतलब इसके डिसीजन की आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हो, अद्भुत बात है।
मतलब जबकि जितनी भी बॉडी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन अधिकांश बॉडी के डिसीजंस को आप न्यायिक समीक्षा कर सकते हो, बट परसीमन की नहीं कर सकते। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसको हम अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में काफ़ी डिटेल से बताएंगे, बट यहाँ पे कुछ बेसिक फीचर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। परसीमन आयोग को राष्ट्रपति गठित करता है, मतलब संसद के पास पावर नहीं है। कंपोजिशन क्या होता है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन होता है। रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन आयोग होता है। कहने का मतलब कि चुनाव आयोग भी होगा, राज्य निर्वाचन आयोग भी होगा और सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज भी होगा। इम्पॉर्टेंट एक और बात है कि अभी तक 4 बार परसीमन किया जा चुका है, यानी कि 1952 में हुआ पहला, 1963 में हुआ, 1973 में हुआ और 2002 में हुआ। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा अभी तक 8 बार से भी ज़्यादा परसीमन किया जा चुका है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी पावरफुल बॉडी होती है। 2001 के सेंसस को बेस बनाया है करंट बाउंड्री के लिए। परसीमन का मतलब क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज़ करो कि जैसे ये हमारा एक एरिया है, मान लीजिए आपका गांव है, गांव मान लो आपका धनबाद है, ठीक है, झारखंड का एरिया धनबाद है। मैं हमेशा धनबाद क्यों नाम लेता हूँ, क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं वो धनबाद के आसपास के ही हैं। तो और दूसरी बात धनबाद इसलिए क्योंकि धनबाद में एक घटना हुई थी जिसको मैंने क्राइम पेट्रोल में देखा था, तो वो घटना मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरेशनल है। उस लड़की ने कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो इच्छा मृत्यु, हाँ इच्छा मृत्यु की उसने अपील की थी राष्ट्रपति से। तो उनमें काफ़ी सारे दुष्ट टाइप के बच्चों ने उस पर एसिड अटैक किया था, तो वो घटना इसलिए मुझे याद है, तो इसलिए धनबाद ही हम नाम लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए धनबाद का एरिया है, ठीक। इस धनबाद के एरिए में क्या है कि कई छोटे छोटे गांव हैं, ठीक है। धनबाद तो ज़िला टाइप का है, ठीक। यहाँ पे कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे खूब सारे गांव हैं, समझना है यहाँ पे बात। अब ये जो छोटे छोटे इतने सारे गांव हैं, तो इन गांवों में क्या है कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। मान लो इन पूरे गांव में, मान लो ठीक है, 20 लाख पॉपुलेशन है, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि 10 लाख पॉपुलेशन पे ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी निर्धारित होती है। तो क्या होगा कि इसको 2 भाग में उनको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 20 लाख है और 10 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। तो उन्होंने क्या किया, इसको ऐसे करके ऐसे डिवाइड कर दिया, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूंसी 1 हो गई, ये कॉन्स्टिट्यूंसी 2 हो गई। तो ये जो डिवाइड किया ना इस पूरे क्षेत्र को, इसको राजनीति की भाषा में या राजनीति की शब्दावली में परिसीमन बोलते हैं। मतलब किसी एक परी की, मतलब परी का मतलब चारों ओर से घिरे हुए क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करना कि तुम्हारी सीमा यहाँ तक है और तुम्हारी सीमा यहाँ तक है। क्लियर, वो हो गया परिसीमन आयोग। समझ गए। अब इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं समझना है, ना ही कुछ भी याद रखना है। क्लियर। बात क्या है, 2001 के सेंसस को बेस बनाया गया, मतलब 2001 में हमारे यहाँ जनगणना हुई थी, तो उसी को बेस बनाकर ये किया गया। दूसरी बात क्या है कि लोकसभा व विधानसभा की सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर डिसाइड हैं। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिसीमन का गठन किया गया है क्या 2001 की जनगणना के आधार पे, और सीटें जो विभाजित हैं वो 1971 की गणना पे। यूपीएससी 2 क्वेश्चन पूछती है कि परिसीमन का गठन क्या 1971 की जनगणना पे हुआ है, तो नहीं। किस पे हुआ है, 2001 की। लोकसभा व विधानसभा की सीटों का बंटवारा किस पे हुआ है, 1971 की। मेंस में इस पे हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आखिरकार 1971 की जनगणना को क्यों बेस बनाया गया, और अब क्यों कहा जा रहा है कि 2026 की जनगणना को हम बेस बनाकर नए परिसीमन को निर्धारित करेंगे। क्लियर। तो वो हम पढ़ेंगे, अभी नहीं, मेंस के टॉपिक में, बट यहाँ पे हमने प्रीलिम के हिसाब से देख लिया। फिर बात आती है इसमें आगे बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट्स। बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, ऑलरेडी हमने बक्साली के बारे में, बशौली के बारे में, दोनों चीज़ें अपनी आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाई है, बट यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें शून्य का उपयोग दर्शाया गया, सिंपल सी बात है, इसमें शून्य का उपयोग किया गया था। बक्साली पाकिस्तान का एक गाँव है, तो बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखता है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब अभिलेख है, उसमें शून्य को दिखा दिया गया, तो ये मान लिया गया कि वैसे भी पता होना चाहिए कि 0 भारत ने ही दिया था। ठीक। फिर बात आती हिमालयन सीरो। हिमालयन सीरो क्या है, हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में पहली बार मिला है। क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा कि स्पीति वैली कहाँ पे है, ठीक।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीति वैली कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के। क्लियर। बाकी आपसे इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है INS हिमगिरी, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि INS हिमगिरी क्या है। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट 70A क्या है, किससे संबंध है। जैसे प्रोजेक्ट 28 पता है आपको कि किससे संबंधित है, बताइए, सबमरीन बनाने से। वैसे ही प्रोजेक्ट 70A संबंधित है फ्रिगेट्स बनाने थे। क्लियर। फ्रिगेट का मतलब युद्धपोत। ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि युद्धपोत एक तरीके से लड़ाई वाले पानी के जहाज होते हैं, ठीक, जिसमें गन वगैरह सारी चीज़ें लगी होती हैं। फिर बात आती है इंडियन गौर की, इम्पॉर्टेंट है, या इसे इंडियन बिशन कहते हैं या इसे जंगली बैल कहते हैं। साउथ टू साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, कई सारे कंट्री में, पश्चिमी घाट व साउथ इंडिया में, IUCN में वनरेबल है। इम्पॉर्टेंट है बस यही, वनरेबल है कि इंडेंजर्ड है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इस पर आपसे क्वेश्चन आएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो जंगली बैल है या जो बिशन है या जो इंडियन गौर है वो वनरेबल है, ठीक है। फिर बात आती है नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं पढ़ना है। राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, आपसे नहीं पूछेगा, नहीं पढ़ना है। मैक्रोमिमिकोसिस फंगल इन्फेक्शन, इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है और ये रेयर फंगस होता है। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और एक और बात आपको बता दें, जब भी आपको कोई नई बीमारी मिले ना, नई बीमारी मतलब आपके ना हो, नई बीमारी मतलब आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिले, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा मिलेगा गलत कराने को कि इसकी वैक्सीन उपलब्ध है। तो वैक्सीन नहीं उपलब्ध है, अभी रेयर हैं जो नई डिजीज़ आ रही हैं, उनकी वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं बन पाई है, ठीक है। तो ये बस पता होना चाहिए और वो ऑप्शन आप उसको कट कर देंगे, ठीक। तो आपका आंसर ऑलरेडी आ जाएगा, तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात है नहीं। फिर बात आती है क्या, सैन इस्ट्रो मूवमेंट। सैन इस्ट्रो मूवमेंट किससे संबंधित है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए क्यूबा कहाँ पे है। क्लियर। क्यूबा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं क्यूबा कहाँ है। और वेस्ट इंडीज़ ऑलरेडी हम कई बार सुनते हैं ना, क्रिस गेल वगैरह को सबको सुनते हैं, तो देख लेते हैं वेस्ट इंडीज़ और क्यूबा कहाँ पे। तो हम चले वेस्टर्न की ओर, वेस्टर्न में हम चले ये कैरिबियन सी की ओर, ठीक है। ये है हमारा कैरिबियन सी। क्लियर। अब ये कैरिबियन सी के पास में है ये क्यूबा, ये ध्यान देना, कैरिबियन सी के पास में है क्यूबा, ठीक। यहाँ पे हैं ये जितने भी कैरिबियन कंट्री हैं, ठीक, चाहे वो SL लुइका हो, बारबाडोस हो, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो हो, ठीक है। ये जितने भी कंट्री हैं ये सबके सब क्या हैं, कैरिबियन कंट्री हैं। नीचे फिर साउथ अमेरिका आपका आ जाता है, और इन्हीं कैरिबियन कंट्री को मिलाकर, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट में है। और वेस्ट इंडीज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कोलंबस गया था ना, वो गया था क्या सोचकर कि हम इंडिया जा रहे हैं, तो वो ये मान बैठा कि वास्तव में हम इंडिया के वेस्ट में पहुँचे हैं, तो उसने इस पूरे रीजन को नाम दे दिया वेस्ट इंडीज़। क्लियर। और तब से इन आइलैंड्स के नाम को कर दिया गया वेस्ट इंडीज़ या कैरिबियन कंट्री। क्लियर। आप हमेशा देखेंगे कि कई सारे यहाँ से कंट्री, जमैका की जैसे टीम आती है क्रिकेट खेलने, बारबाडोस की टीम आती है, ठीक है। तो बाकी आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हालांकि वैसे वेस्ट इंडीज़ ही इसकी सबसे ज़्यादा फेमस है। तो आपको एक बार वेस्ट इंडीज़ की हम लोकेशन दिखा देते हैं। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़, ये देखिए वेस्ट इंडीज़, यहाँ पे, अरे भाई ये क्या दिखा रहे हो आप भी, मतलब कभी कभी ना गूगल वाले को भी पता नहीं क्या लग जाता है। वेस्ट इंडीज़ आइलैंड, एक मिनट रुको, ये देखो आपका द बहामास, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ द बहामास, वेस्ट इंडीज़, ये देखो ये सारे रीजन में है, ठीक है। आपको डायरेक्ट वेस्ट इंडीज़ नहीं दिखाएगा कहीं पे कि ये वेस्ट इंडीज़ कंट्री है पूरा, तो आपको बस ऐसे ही समझना पड़ता है जितने भी आइलैंड है ना ये सब मिलके वेस्ट इंडीज़ बनाते हैं। और इसीलिए आप देखना वेस्ट इंडीज़ की टीम में अनेकों टाइप के प्लेयर होते हैं, ठीक है, कोई कहीं का होता है, कोई कहीं का होता है, समझ गया। बरमूडा ट्रायंगल भी यहीं पे आप पढ़ते हो गए, खैर वो हम यहाँ आपको कुछ भी नहीं बताने वाले। फिर आता है यूनेस्को अवार्ड फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्रिएटिव इकोनॉमी क्या होता है, हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर बात आता है 12th ग्रे समिट, आपसे नहीं पूछेगा, आपको नहीं पढ़ना है। ग्रे एक तरीके का रेटिंग टूल होता है, मतलब घर को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने से संबद्ध। क्लियर, तो नहीं पढ़ना है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज आपसे नहीं पूछेगा, आपको नहीं पढ़ना है,
देखो कितनी फालतू की चीज़ें होती हैं ना, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। आशा क्या है? अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर। आपसे नहीं पढ़ना है, नहीं याद आएगा। देखो नहीं आएगा तो मतलब नहीं आएगा, आ जाए तो आप मेरे कान पकड़ लेना, ठीक है। डाक पे, डाक पे क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट व इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। यहाँ पे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट जब हम आपको 2019 का मई पढ़ाएंगे ना करंट अफेयर्स, तो वहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस पर यूपीएससी क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि ये 2019 में इस्टेब्लिश की गई थी और तब से अभी तक यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो वो हम आपको बताएंगे वहाँ पे, ठीक है। और एक और बात आपको बतानी है, वो ये कि अभी जैसे हम ये दिसंबर माह का करंट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इसके बाद हमारा एक थर्ड पार्ट आएगा। थर्ड पार्ट के बाद हम जनवरी के करंट को अभी नहीं पढ़ेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीने के करंट को हम अपने 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक में कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो इसको भी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। दिसंबर के बाद अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे? मई के करंट को, मई 2019, मई 2019 से लेके अप्रैल 2019 तक, 2020 तक के करंट को। क्लियर? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने पता होना चाहिए कि हम आपको मई से करंट अफेयर्स ऑलरेडी करा चुके हैं, तो अप्रैल तक का करा देंगे तो मई टू मई आपका हो जाएगा, यानी कि मई टू दिसंबर तक फिर आपका करंट हो जाएगा 2019 के मई से लेके 2020 के दिसंबर तक। और फिर हम आपको 1 अप्रैल से 4 महीने का और करंट करा देंगे, तो आपका 2021 के भी 4 महीने हो जाएंगे। और आपका 1 जून, यानी कि फिर हमारा 10-10 दिन का मई का आता रहेगा, और 1 यानी कि 20 जून तक हम करंट पढ़ेंगे। ये आप मान कर चलिए 10 जून तक के करंट अफेयर्स की घटनाओं को, ठीक है। हालांकि जून वाली इम्पोर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि पेपर तब तक बन जाता है, फिर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इतनी चीज़ें बतानी ज़रूरी थी। बाकी यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। विजय दिवस आपसे क्वेश्चन इंडिपेंडेंट रूप से नहीं पूछेगा, नहीं पढ़ना है। वाटर इम्पैक्ट समिट आपसे नहीं पूछेगा, नहीं पढ़ना है। ई कोर्स प्रोजेक्ट आपसे पूछेगा, नहीं पढ़ना है, ठीक है। पिंक फिनोमिनन क्या है आपसे पूछेगा, नहीं पढ़ना है। हिमालयन ग्रिफिन वल्चर आपसे नहीं पूछेगा, नहीं पढ़ना है। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ आपसे पूछेगा, नहीं पढ़ना है। नहीं भाई, आपसे नहीं पूछेगा, नहीं पढ़ना है, ठीक है, ऐसे समझो। पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे है, आप बताएंगे तमिलनाडु में है। क्लियर? तो एक बार आपको इसकी हम लोकेशन दिखा देते हैं पॉइंट कैलिमर की। ऑलरेडी पॉइंट कैलिमर आप लोग कई बार पढ़ते होंगे, तो पॉइंट कैलिमर, क्लियर, शायद यहाँ पे मिल जाए आपको, कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखिए पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखिए हिरन है, पानी पी रहा बेचारा। तो देख रहे हो बिल्कुल पॉइंट पे है, मतलब पॉइंट कैलिमर पॉइंट ही पे है, आप ऐसे देख सकते हो। ये देखिए हिरन है ना, तो ये देखिए आप, ठीक। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, ये जो आप देखते हो ना पिक्चरों में भी आप देखते होगे, कई बार नायक नायिका यहाँ पे समुद्र तट के किनारे होते हैं और ये प्रकाश स्तंभ होता है, ये किस लिए होता है आपको पता है? पहले ज़माने में होते थे, अब नहीं होते हैं, अब बहुत कम बनते हैं। ये किस लिए होता है? ये 2 चीज़ें दिखाता था। एक तो जो लोग जहाज़, पानी वाले जहाज़ से जाते थे ना यात्रा करने समुद्र में, तो रात में अगर उनको वापसी आना होता था तो ये उनके लिए दिशा सूचक का काम करता था। क्यों? इसमें लाइट लगी होती थी तो ये घूमता रहता था, रोशनी देता रहता था, तो लोगों को पता होता था अच्छा हमें उस ओर जाना है, तो अपनी नाव को वहाँ ले जाते थे, ठीक। दूसरा, इसके ऊपर ये देखो एक चक्का लगा होता है, घूमता है, वो दिशा बताता है कि हवा किस ओर चल रही है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें इनके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसको प्रकाश स्तंभ बोलते हैं या लाइट हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, कई बार आपसे क्वेश्चन नॉर्मल सा, मतलब सिंपल सा पूछने के लिए कई बार आप देखते हो ना तो पता नहीं चल पाता। जैसे आप लोग मुन्ना भाई MBBS मूवी देखते होगे, तो बम्बई के किनारे जो समुद्र तट है वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, ठीक है। पता ही नहीं होगा वो पत्थर क्यों पड़े रहते हैं, तो वो पत्थर इसलिए पड़े होते हैं क्योंकि जैसे सुंदरबन में मैंग्रोव होते हैं ना, वो रक्षा करते हैं बाकी के अंदर के एरिया को, यानी कि सुरक्षा गार्ड की तरह, तो वैसे ही वो लहरों से रक्षा करते हैं उस मरीन बीच को। क्लियर? इसलिए पड़े होते हैं पत्थर, उससे टकरा के लहरें वापस हो जाती हैं। फिर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी ने हाल ही के क्वेश्चन यानी कि EPFO के एग्ज़ाम में इस पे पूछा है क्या, इंडिकेटर्स को लेकर।
तो इंडिकेटर से ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे तो क्वेश्चन पूछ लिया है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये चारों के चारों इंडिकेटर आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर हेल्थ, दूसरा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तीसरा मीन्स ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर एजुकेशन, चौथा है जीएनआई पर कैपिटा फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर? तो ये आपको चारों याद रखने हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये चारों याद होंगे, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। फिर देखते हैं CMS 01। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि ये क्या है, आपसे नहीं पूछेगा, तो आपको याद नहीं रखना है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का क्या मतलब होता है? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मतलब ऐसे, जैसे आप लोग कभी कोई गाना रिकॉर्ड करते हो, जैसे जब हम अपनी क्लास रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी क्लास को रिकॉर्ड करने में वेवलेंथ्स आती हैं ऊपर नीचे, जहाँ पे पिच हाई हुई, पिच लो हुई, ठीक है। तो वो वेवलेंथ वास्तव में किस पे सबसे ज़्यादा होती हैं? तरंग दैर्घ्य। एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे वेट, वजन को नापते हैं किलोग्राम में, दूरी को नापते हैं मीटर में, उसी तरीके से तरंगों को हम नापते हैं इन्हीं वेवलेंथ के जरिए, ठीक है। तो रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, माइक्रोवेव की उससे कम, इंफ्रारेड की उससे कम, विजिबल की उससे कम, अल्ट्रावायलेट की उससे कम, एक्सरा की उससे कम और गामा रे की उससे कम। अर्थात सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो तरंगों की। क्लियर? तो आपको बस इतना पता होना चाहिए। हो सकता है कभी साइंस टेक में आपको क्रम में क्वेश्चन दे दे कि इनमें से कौन सा क्रम सही है और कौन सा क्रम गलत है, पूछेगा नहीं, फिर भी पता होना चाहिए। काटसा क्या है, कितनी बार बताएं? यूएसए का एक सेंसस एक्ट है, नहीं पढ़ना है आपको। S-400 ट्रैम्प मिसाइल क्या है? ये रसिया की मिसाइल है, आपसे पूछेगा बिल्कुल भी नहीं। हालांकि ऐसे पूछ सकता है, हाल ही में चर्चा में रही S-400 क्या है, जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ना थर्ड मैकेनिज्म को लेकर, तो वैसे ही पूछ सकता है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये मिसाइल सिस्टम है सरफेस टू एयर का। फिर आता है हाइजीन रेटिंग, आपसे नहीं पूछेगा। इस वैथनी क्या है? इस वैथनी साउथ अफ्रीका व मोजाम्बिक के मध्य है, पहले इसका नाम स्वाजीलैंड नाम हुआ करता था। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं, इस वैथनी है कहाँ पे? साउथ अफ्रीका व मोजाम्बिक के पास में। तो क्योंकि ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसे देखिए। ये आपका है यहाँ पे इस वैथ मिनट, हाँ ये देखिए, ठीक है। स्वेथनी ऑफिशियली द किंगडम ऑफ स्वेथनी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये एक लैंड लॉक है, स्वाजीलैंड इसको नाम जाना जाता है, ठीक है। ये लिसेथो है। तो ये दो यहाँ पे लैंड लॉक आपको मिल गए। अच्छा, आप ये बताइए कि इनमें से कौन कौन से मकर रेखा से होकर जाते हैं? तो अच्छे से आपको पता है, इतनी बार बताया है कि नामीबिया भी मकर रेखा में, बोत्सवाना भी, साउथ अफ्रीका भी, मोजाम्बिक भी और मेडागास्कर भी। क्लियर? जिम्बाब्वे नहीं है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला हमारा आर्टिकल इसमें कौन सा है? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, नहीं पढ़ना है। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, ये क्या है, कहाँ पे, आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, आपको बस कुछ ये याद रखना है कि हाल ही में चर्चा में रहा पेट्रापोल और बेनापोल, ये दो चेक पोस्ट कहाँ पे हैं, मतलब किन दो कंट्री के मध्य हैं, पेट्रापोल और बेनापोल। ये भारत व बांग्लादेश के मध्य चेक पोस्ट हैं। पेट्रापोल इंडिया में है और बेनापोल बांग्लादेश में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना बाघा बॉर्डर या करतारपुर कॉरिडोर, तो वैसे ही ये चेक पोस्ट हैं, ठीक। प्रोजेक्ट लून क्या है? इम्पॉर्टेंट है, गूगल का प्रोजेक्ट है। पर्पस है इंटरनेट की कनेक्टिविटी को रूरल एंड रिमोट कम्युनिटीज़ में प्रोवाइड कराना, मतलब वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में। और कैसे करेंगे ये? हीलियम से भरे गुब्बारों को आसमान में छोड़ा जाएगा, ठीक है। उनमें सैटेलाइट्स लगे होंगे, वो प्रोवाइड कराएंगे। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज आपसे नहीं पूछेगी, नहीं पढ़ना है। राइट टू प्रोटेस्ट आपसे नहीं पूछेगा, ये मेंस में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है करेंसी मैनिपुलेशन। करेंसी मैनिपुलेशन आपसे वैसे तो नहीं पूछेगा, बट आपको अवमूल्यन और अतिमूल्यन पे क्वेश्चन आएगा, तो वो हम तो ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी की सीरीज में कवर करते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं हमें। फिर बात आती है यहाँ पे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। आपसे वैसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगी, बट आप देख लीजिए एक बार। 1964 में गठन, नॉट फॉर प्रॉफिट है। सचिवालय मलेशिया के कोलालमपुरम में, ठीक है। 272 मेंबर्स हैं, 4 महाद्वीप से लोग आते हैं। आपसे पूछेगा नहीं, नहीं पढ़ना है। योग आसन आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने अपने इस पार्ट में 11 से लेके 20 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को पढ़ा, लेकिन आपने एक चीज़ और भी देखी कि इस महीने करंट अफेयर्स बिल्कुल कम इम्पॉर्टेंट थे और जो थे भी तो वो रिपीटेड थे, समझ गए। और ऐसे ही करंट अफेयर्स आपको अब आगे तक मिलेंगे, मतलब ऐसा ही जनवरी में मिलेगा, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, क्योंकि नए इंसिडेंट कुछ हुए ही नहीं तो इतने इम्पॉर्टेंट आपसे आएंगे नहीं। और जब आप पिछला मई 2019 से लेके अप्रैल 2020 तक का कवर कर लेंगे ना, तो आपको फिर जनवरी फरवरी और आसान लगेगा कि अरे ये आर्टिकल तो हमने वहाँ पढ़ लिए थे, क्योंकि उस समय लॉकडाउन नहीं लगा था तो चीज़ें ओपन थी, कई सारे प्रोग्राम होते थे, आर्ट एंड कल्चर के प्रोग्राम होते थे तो क्वेश्चन बनता था। बट इस समय कोई प्रोग्राम हो नहीं रहा तो क्वेश्चन बन नहीं रहे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लासेस समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।